हेलो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इस टॉपिक पे है रिगार्डिंग जो प्रीलिम्स के आप मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर हैं स्पेशली फ्रॉम 2011 तो 2011 से 2019 तक टोटल 9 साल के 900 क्वेश्चन होंगे। तो डेफिनेटली वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है। तो उसके अलावा जो मेन चीज़ इस वीडियो में देख लेंगे कि उसके अलावा जो कोचिंग के जो मॉक टेस्ट हैं वो क्यों प्रैक्टिस करने हैं, कितने करने हैं, किस कोचिंग के करने हैं, आपका स्कोर कितना होना चाहिए, इवन आपका स्कोर अगर कम आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए एक मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबसे पहले जो यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर है जो 9 साल का फ्रॉम 2011 टू 19, तो उसको आपको डेफिनेटली फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव तो देखना ही है। साथ में कुछ कुछ जो एरियाज जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उस पर आपको जाके वर्क भी करना है कि सच डैट कि उस एरिया से अगर कोई सवाल आता है तो आपका मिस नहीं हो, वहाँ पे आपकी पूरी की पूरी नॉलेज रहे। और साथ में यूपीएससी का प्रीवियस ईयर आपको इस तरह भी प्रैक्टिस करना है जैसे कि लेट से अगर कुछ ऐसे सवाल अगर मान लो टोटल 900 क्वेश्चन है तो उसमें 400 से 500 सवाल पे ये काम आपको करना ही करना है कि लेट से अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो फिर आप कैसे विद स्मार्ट गेस वर्क या विद हाफ नॉलेज या फिर विद सम लॉजिक आप आंसर निकाल सकते थे। तो ये काम जब आप यूपीएससी के सवाल पे करेंगे तो वो स्मार्ट वर्क और गेस वर्क वाली जो स्किल्स है वो भी डेवलप होती जाएंगी। तो यूपीएससी का फ्रॉम नॉलेज पर्सपेक्टिव आपको वो एरिया पता होना चाहिए। जैसे लेट से रिवर से रिलेटेड कोई सवाल आया कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है तो आपको वो तो पता ही होना चाहिए। साथ में आपको इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में भी पता होना चाहिए और साथ में कुछ आपको गेस वर्क डेवलप करना है तो डेफिनेटली ये मैप वर्क पे आप तो गेस वर्क नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिसमें गेस वर्क लग सकते हैं तो आप वो सवाल को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर को ऐसे सॉल्व करोगे एज इफ की गेस वर्क से कैसे निकाले जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी वो स्मार्ट गेस वर्क वाली स्किल्स भी डेवलप होगी। तो अब आ जाते हैं मॉक टेस्ट के ऊपर क्यों करने हैं। तो डेफिनेटली उसका सिंपल रीजन है कि जो आपके पहले जो 40 सवाल होंगे जो आप सर्टेनिटी के साथ कर लोगे, लेकिन जो बचे 60 सवाल है उसमें आपको आधा अधूरा नॉलेज होगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क गेस वर्क करना ही होगा, आपको कॉन्फिडेंस के साथ मार्क करना ही पड़ेगा। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आप ये काम किए हो। तो ये काम आपको सीखना है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कि स्मार्ट वर्क या फिर गेस वर्क कैसे करते हैं या फिर कैसे लगाया जा सकता है या क्या करके क्या सोच के सही किया जा सकता है और अप्लाई करना है आपको इन मॉक टेस्ट के ऊपर कि ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए, वो स्किल और अच्छी तरह से डेवलप हो पाए। तो डेफिनेटली अगर लेट से आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, 1 महीना हो गया है, अब आपको वापस से फिर देखना है तो आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो तो आप देखोगे, जैसे रिवर सिस्टम है या माउंटेन्स है, वर्ल्ड मैप में जो जो न्यूज़ में है वो सारी चीज़ें तो आप देखोगे, लेकिन ए टू जेड सारी चीज़ें रिवाइज नहीं हो सकती हैं। तो जो मॉक टेस्ट होता है डेट इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन, तो वो रिवाइज भी हो जाता है, कुछ कुछ एरिया आपके मिस हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका नॉलेज भी बढ़ जाता है। तो ये तो एस्पेक्ट है ही, लेकिन मेन जो एरिया है आपका वो है कि आपका स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना। तो जो आप सेक्शनल टेस्ट दोगे वो मेनली होता है रिवीजन के लिए या फिर आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसको बकायदा 2 घंटा में बैठ के ही देना है, जैसे एज इफ कि आप एग्जाम कंडीशन में दे रहे हैं। तो वहां पे आपका मेन फोकस होना चाहिए कि वो स्मार्ट वर्क, वो जो गेस वर्क जो आपको करना है स्मार्ट गेस वर्क वो या फिर लॉजिक डेवलप करना ताकि आप वो गेस वर्क कर पाओ, तो आपको वो डेवलप करना वहां पे मेन चीज होगी। अब कितने टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करने हैं, अब कितने का कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम अगर लेट से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मिनिमम 30 to 35 होने चाहिए। अब मैक्सिमम 50 के ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। 50 के ऊपर अगर टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं, वो टाइम वेस्टेज है। और 30 से कम नहीं होना चाहिए, तो 30 से 50 के बीच में आप देख लो, वो 35-40 के आसपास वो सही रेंज है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। लेकिन अगर लेट से आपका एक बार प्रीलिम्स निकला हुआ है या फिर अटेम्प्ट अगर ज़्यादा आपने पहले भी काम किया तो थोड़ा कम भी करोगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जो चीज़ें लेट से जो रिवीजन है वो आपके सेक्शनल टेस्ट से ही हो जाएगा। सेक्शनल टेस्ट 25 के आसपास होते हैं, तो वहाँ आपका रिवीजन भी हो गया, साथ में जो आपका नॉलेज जो बढ़ सकता था वो बढ़ गया। और 15 टेस्ट आप दे दिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी वो स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स भी डेवलप हो चुकी है। आप सही से करोगे तो यही 35 से 40 टेस्ट में आपका सारा काम हो गया, रिवीजन भी हो गया, साथ में आपका स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स भी डेवलप हो गई। और लेकिन अगर आप जबरदस्ती दिमाग में आप ये बैठा के रखे हो कि आपको ज्यादा टेस्ट देना, उससे फिर होता क्या है कि फिर जो सीखना है वो आप ऑलरेडी 35 टेस्ट में सीख लोगे। लेकिन अगर लेट से टेस्ट देने पे ज्यादा फोकस है ना, फिर अगर आपको नहीं सीखना है तो आप कितने भी देते रहो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो टाइम वेस्टेज हो जाता है। तो 35 से ज्यादा टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं। कोई से भी एक कोचिंग जो बढ़िया आपको लगती है उसके वही 30 से 40 टेस्ट होते हैं, उसको उठाइए, सेक्शनल भी कीजिए और फुल लेंथ भी कीजिए, दैट्स इट, दैट इज मोर देन इनफ। अब दो कोचिंग का कर करके कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेट से कॉन्फिडेंस उतना नहीं आया तो आप ये कर सकते हैं कि किसी एक कोचिंग का सेक्शनल भी कर लिए, फुल लेंथ भी कर लिए,
और दूसरी कोचिंग का कोई 5-6 टेस्ट फुल लेंथ आप दे दिए, बस दैट इज मोर देन इनफ। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर विजन का 35 टेस्ट कर रहे हैं तो वो हो गया, उसमें सेक्शनल भी आ गया, फुल लेंथ भी आ गया, साथ में लेट से कोई दूसरे कोचिंग का 5 फुल लेंथ दे दिए तो 40 हो गए, दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जबरदस्ती आप करंट अफेयर्स के लिए ये कोचिंग कर रहे हैं, सेक्शनल के लिए ये कोचिंग कर रहे हैं, फुल लेंथ ये कोचिंग कर रहे हैं, और साथ में आप जिस कोचिंग में पढ़े वहां का भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं, इतना टेस्ट सीरीज देखे ना फिर कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि सीधा सा हिसाब है, दो काम आपको करना है। एक आपका नॉलेज पर्सपेक्टिव पूरा डेवलप होना चाहिए कि एटलीस्ट आप 40 सवाल विद सर्टेनिटी मार्क कर लें, तो ये आप अच्छे से स्टैटिक का रिवीजन कर लेंगे। और साथ में कोई भी एक कोचिंग का अगर सेक्शनल दे देंगे तो आपका क्या होता है, रिवीजन भी हो जाता है, और जितना लेट से जो आपका वीक एरियाज रहा होगा वहां में आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, या फिर एटलीस्ट आपको पता चल जाता है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपका नॉलेज वाला पर्सपेक्टिव भी किसी एक कोचिंग के सेक्शनल से ही हो जाता है। और साथ में आपका रहा स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना है। स्मार्ट गेस वर्क भाई साहब डेवलप होती है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ऐसे सॉल्व करने से कि ऐसे आपको नहीं पता हो तो भी आप क्या सोच के आंसर निकाल सकते थे। ये काम आप यूपीएससी में कर लिए तो आपको एरियाज पता चल गए हैं, आपको वो फील आ चुकी होगी, बस उसी चीज को अप्लाई करना है। और वो अप्लाई करने के लिए 10 से 15 फुल लेंथ टेस्ट इज मोर देन इनफ। और 35 टेस्ट जो हो जाएंगे तो उसमें सेक्शनल भी हो गए और फुल लेंथ भी हो गए। 35 टेस्ट में जो मेन जो काम होता है टेस्ट पेपर देने का, एक होता है कि आपका रिवीजन हो जाए, वो भी हो जाएगा आपका सेक्शनल टेस्ट देके, और साथ में दूसरा काम होता है कि आपका वो स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना, वो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डेवलप कर चुके होगे, और यहाँ पे 10-15 मॉक टेस्ट आप दोगे, वहां पे आप अप्लाई कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद वो टाइम वेस्टेज होगा, तो 35 से ज्यादा टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। एक कोचिंग का मोर देन इनफ है, लेकिन फिर भी आपको चुल मची है कि नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूंगा तो भी नहीं बात मानोगे, तो 40 टेस्ट दे दिया कि किसी एक कोचिंग का 35 और दूसरे कोचिंग का 5 फुल लेंथ, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आप जो भी कर रहे हो श्योर शॉर्ट टाइम वेस्टेज है। और ऊपर से अभी प्रीलिम्स एक्सटेंड हो चुका है, इसका ये मतलब नहीं कि आप प्रीलिम्स में लगे रहो, इसका ये मतलब है कि लेट से जब तक यूपीएससी डेट नहीं बताती तो आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा कि अब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो चुका है तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब कौन से कोचिंग का करना है, तो मैंने भाई साहब विजन का किया था। अब मैं यहाँ पे विजन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा था, द बेस्ट टेस्ट सीरीज इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी, एज पर मी। अब मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पैसे वैसे नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ मेरे को जो बेस्ट लगा था तो मैं अपनी बात कर बता रहा हूँ। और रही बात कितना स्कोर आना चाहिए, तो डेफिनेटली 100 से नीचे स्कोर किसी भी कोचिंग का आप टेस्ट दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो डेट्रीमेंटल है। ट्राई करें 100 से ऊपर हर कोचिंग हर टेस्ट जो दे उसमें स्कोर आपका 100 प्लस हो। और टारगेट तो आपको 130 प्लस का रखना चाहिए कि ताकि आपका 120 से 130 के बीच में आ जाए। 120 प्लस फिर आ रहा है आपका तो ऐसे मान के चल सकते हैं, अगर वो 2-3 टेस्ट में लगातार हो रहा है तो आप सही ट्रैक में जा रहे हो, आपका निकलना है प्रीलिम्स। 100 से 120 है तो आपका कुछ जो वीक स्पॉट है वो आप खोजें और वहां पे वर्क करें। और 100 से नीचे थोड़ा मतलब हिसाब थोड़ा खराब हो सकता है, डामाडोल हो सकता है। कि रीजन बिंग इसलिए नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की हो, रीजन बिंग आप वो सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपको पॉन्डर करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ हो रही है। वो फिर आप वो रेड लाइट में आ चुके हैं कि आपको सोचना पड़ेगा। अब अगला मैं डिस्कस कर रहा हूं कि बेसिकली लेट से कि आपका अगर कम मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट पेपर में तो फिर अब दिक्कत दो हो सकती है। अगर लो मार्क्स आ रहे हैं, एक कि आपको नॉलेज की कमी है कि आपने उतनी पढ़ाई नहीं की हो। तो अगर आप पढ़ाई नहीं की हो, लेट से आप ये वीडियो भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली तभी देख रहे होंगे कि आप सीरियस होंगे, एस्पिरेंट होंगे। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आप पढ़ाई अगर किए हैं ढंग से, तो फिर एक ही लूप होल रहता है कि आप वो नॉलेज को सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर कम मार्क्स आने का दो ही रीजन होता है, सीधी सी बात है। एक आपका नॉलेज उतना नहीं होगा कि आपने उतनी पढ़ाई नहीं की हो, और दूसरा कि आप उसको सही से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और तीसरा चलो मान लेते हैं कि हाँ पढ़ाई की है लेकिन कुछ कुछ एरियाज आपके थोड़े मिसिंग, थोड़े कमजोर रह गए हैं, और साथ में थोड़ा जितना भी पढ़े उतना अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो पहला केस है कि अगर आपने उतने सही से पढ़ाई नहीं की है तो मैं कोई जादू टोना तो नहीं कर सकता हूँ कि आप मतलब आपको नॉलेज डेवलप हो जाए। लेकिन हाँ अगर लेट से अगर पढ़ाई सही से की हो लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो स्मार्ट गेस वर्क नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, तो वो बात है। और वो अगर भी इशू है ना, तो वो 1 मंथ मोर देन इनफ होता है वो आपको स्किल डेवलप करने के लिए कि आपने अगर पढ़ाई की हो तो सही से अप्लाई करके आप अपना मैक्सिमम मार्क्स निकाल पाएं। और दूसरा है कि आपने पढ़ाई की है लेकिन आप कुछ कुछ एरियाज मिसिंग है, तो वो वीक एरियाज को आप मार्क कर लें। और स्पेशली यूपीएससी के जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, स्पेशली जो मैंने आईएफएस प्रीलिम्स से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि कौन कौन एरियाज आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म नहीं छोड़ सकते हैं। ज्योग्राफी में आप रिवर्स और माउंटेन्स नहीं छोड़ सकते हैं। पॉलिटी तो आप पूरी की पूरी नहीं छोड़ सकते हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है।
और इकोनॉमिक्स में फिस्कल डेफिसिट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और जो बजटिंग है, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में जो नेशनल पार्क्स हैं, रामसर साइट्स हो गई, टाइगर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, थोड़ा मैप वर्क का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है इंडिया की, वो हो गया। और साथ में जो मैंने हर यूपीएससी कहाँ आपको फंसाता है वो सब सेक्शंस में, वो मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये सब एरियाज हैं, अगर इसमें से आपको कोई वीक है कहीं, या आपका अपना कोई वीक एरिया, तो आप उस पर मेहनत कर सकते हैं। अब रही बात अब स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करने की, अगर वो स्किल आप में नहीं आई है अभी तक, तो उसका सीधा से रीजन है कि आप यूपीएससी का जो 2011 से लेकर 2019 तक 900 सवाल है, वो 900 सवाल को ऐसे सॉल्व कीजिए एज इफ कि आपको नहीं पता होता तो भी कैसे आप आंसर निकाल सकते थे। ये काम मुश्किल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और ये काम आपने कर लिया तो वो स्किल डेवलप हो जाती है। फिर आपको पता होगा कि अगर नहीं पता है, 1000 जनता को नहीं पता है, अगर आपसे सही नहीं हो सकता ना, तो किसी से नहीं सही नहीं हो सकता। वो मतलब एक है आपका नॉलेज और दूसरा है स्मार्ट गेस वर्क। स्मार्ट गेस वर्क आप महारत हासिल कर लोगे अगर आप यही काम कर लिए। नॉलेज डेवलप करने के लिए आपको काफी टाइम लगता है, और वो आप इनफैक्ट अभी तक तो डेवलप हो ही चुकी होगी। कुछ वीक एरियाज रह गए होंगे तो आपको भी पता होगा, उस पर आप वर्क कर लोगे। और जो जो एरियाज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको भी पता होगा, और मैंने भी वो आईएफएस वाले जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डाल दिया था, तो आप अगर नहीं देखे तो वो देख सकते हो। रही बात स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करने की, तो वो डेवलप करना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी सच्चाई है, और करना है ये भी सच्चाई है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप वो जो 900 सवाल है यूपीएससी के 2011 से लेकर 2019 तक, उसको ऐसे सॉल्व कीजिए कि ऐसे आपको नहीं पता तो पता होता तो कैसे आंसर निकाल सकते थे। सब पे नहीं लगेगी, आई एग्री, और कहीं कहीं अगर लगेगी तो गलत भी होगा। जो एक पे लगाओगे दूसरे पे लगाओगे बैकफायर भी करेगा, वो भी सच्चाई है। लेकिन लगभग 300 से 400 सवाल पे सही से लगेगी, अच्छे से लगेगी, और आपको एरियाज पता चल जाएंगे। तो क्या होगा कि एटलीस्ट आप 4 से 5 एडिशनल सवाल जो अभी आप नहीं सही कर पा रहे हो वो आप कर लोगे यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स फेस कर रहे होगे, और उतना ही मोर देन इनफ होता है। अगर आपके एडिशनल 5 सवाल अगर सही हो जा रहे हैं ना, तो आपके 13 से 14 नंबर बढ़ रहे हैं। वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करता है कि आप बाउंड्री के आसपास खेल रहे हो, तो आपका एकदम आईएफएस के कट ऑफ के आसपास आ जाओगे। आईएफएस का कट ऑफ आपका थोड़ा डामाडोल लग रहा है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस है कि सिविल सर्विसेज का निकल जाएगा, लेकिन आईएफएस का थोड़ा डामाडोल लग रहा है तो आपका आईएफएस में निकल जाएगा। तो ये काम करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार वो कर लोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बस ये कर लो कि हाँ 3 घंटा दे दो, और एक दिन 2011 का उठाओ, एक दिन 2012 का उठाओ, एक दिन 2013 का उठाओ, एक दिन 2014 का उठाओ। 10 दिन आपको लगेंगे, 10 दिन में आप अपना डिफरेंस देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने स्मार्ट गेस वर्क अच्छा खासा डेवलप कर लिया। उसके बाद फिर आप जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उस पर अप्लाई करना चालू कर दो, तो धीरे धीरे अपने आप को लगने लगेगा कि हाँ पहले से काफी बेटर है, पहले से काफी बेटर है। और वो इनफैक्ट आप 10 दिन ये काम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में डेवलप करो ये सारी स्किल्स, और 10 दिन ऐसा करो, एक मॉक टेस्ट देते जाओ, आपको डिफरेंस दिखेगा। और वो 20 दिन में अच्छा खासा डिफरेंस आप में क्रिएट हो चुका होगा। और बस यही एक स्ट्रैटेजी है, आपको वो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है स्मार्ट गेस वर्क की, यूपीएससी के वो 900 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे, और उसको क्या अप्लाई करना है। लेट्स से जो आप 2011 से सीखे, 12 से सीखे, उसको फर्दर यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स पे भी अप्लाई करोगे डेफिनेटली, और साथ में कुछ मॉक टेस्ट के ऊपर करोगे। और एक बार कर लिए तो उसके बाद क्या होता है कि हाँ हालांकि सारे के सारे नहीं सही होंगे, लेकिन आपका वो पॉजिटिव आउटपुट आएगा, और पहले से आपका स्कोर 10, 15 या 20 मार्क्स जरूर बढ़ेगा, और उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बहुत का ये होता है कि उनमें वो स्किल्स होती है, वो रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं विद स्मॉल टाइम में। ये प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रेशर है, कम टाइम है, उसमें आपको गेस वर्क निकालना है। तो लेकिन बहुत में क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो एक जैसे ये काम करोगे स्टार्टिंग में होगा कि आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, क्या आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम बहुत हो, और तो मैं आराम से कर लूंगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो कम टाइम में भी आप करने लगेंगे, प्रेशर वाले सिचुएशन में भी आप करने लगेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और वो प्रीलिम्स जिस दिन आप देंगे उस दिन भी आप कर लेंगे। तो वो धीरे धीरे ही होता है, लेकिन हाँ एटलीस्ट उतना भी ज्यादा टाइम नहीं आपको देना होता, और उतना भी ज्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन हाँ ये करना पड़ेगा आपको। और साथ में कोई भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप 2 घंटा तो आपको टेस्ट पेपर देने में लगेगा। सेक्शनल टेस्ट आप 2 घंटे में बैठ के नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मतलब आधा घंटा दिए, और फिर लेट से आप 25 सवाल कर लिए, अगले आधा घंटे में 25 सवाल कर लिए, फिर उसके बाद एंड में वो स्कोर जोड़ लिए, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन हाँ फुल लेंथ टेस्ट बाकायदा एकदम 2 घंटे के टाइम इंटरवल में देना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब वो एग्जाम लाइक सिचुएशन में दोगे कि जो आपको पता है वो मार्क करोगे, थोड़ा गेस वर्क भी आपको करना है, और वो प्रेशर होना चाहिए, वो टाइम की स्कार्सिटी होनी चाहिए, उसमें सही से आपको परफॉर्म करना है, दैट इज प्रीलिम्स। तो वो आपको 2 घंटे के एकदम टाइम स्लॉट में ही देना है जो फुल लेंथ टेस्ट है। और मेन लोग जो गलती करते हैं ना कि मॉक टेस्ट देते हैं वो नॉलेज पर्सपेक्टिव से कि हाँ
ये नहीं पता था, ये मेरे को पता चल गया। भाई साहब जो प्रीलिम्स में सवाल आने वाला ना, एक भी सवाल वो मॉक टेस्ट से नहीं आने वाला, मुश्किल से एक सवाल वो आ जाएगा तो आप पूछ लोगे भाई साहब हाँ मैंने मॉक टेस्ट में लगाया था ये सवाल आ गया। आप मॉक टेस्ट दिए थे, वो सवाल प्रीलिम्स में आ जाए इसलिए नहीं दिए थे, आप वो मॉक टेस्ट इसीलिए दे रहे हो कि एक तो आपका रिवाइज हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। मेन जो आपका रीजन है कि वो स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना, आपका अगर जो मेन इंटेंशन अगर स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करना नहीं है मॉक टेस्ट देने के लिए, तो आप मॉक टेस्ट गलत रीजन के लिए दे रहे हैं, कोई फायदा फिर नहीं होगा। फिर आपका वही सिचुएशन हो जाएगा कि 50-60 मॉक टेस्ट दे दिया फिर भी प्रीलिम्स से निकल रहा है। वो इसलिए निकलता है क्योंकि लोग मॉक टेस्ट ही गलत रीजन के लिए देते हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए देते हैं। भाई साहब अगर नॉलेज बढ़ाने के लिए मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आप 1000 मॉक टेस्ट दे दो, उस मुश्किल से उसमें से एक सवाल होगा जो वही प्रीलिम्स में आ जाएगा। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई रीजन नहीं बनता मॉक टेस्ट देने का, वो होता है बस क्या रिवाइज करने के लिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मेन जो रीजन है वो स्मार्ट गेस वर्क डेवलप करने के लिए। और 2 घंटा तो आपको लगेंगे बेसिकली मॉक टेस्ट देने में ही, उसके ज़्यादा आप 4 घंटा और दे सकते हो। मतलब 6 घंटा से ज़्यादा अगर मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो, स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर 5 मॉक टेस्ट अगर दे चुके हो, उसका 6ठा मॉक टेस्ट में आप 6 घंटा से ज़्यादा दे रहे हो, तो फिर मतलब नहीं बनता है, फिर आपका वो टाइम वेस्टेज हो रहा है। 2 घंटा तो आपको लगेगा बाकायदा मॉक टेस्ट देने में, और आधा घंटा लगेगा आपके कौन सही हुआ कौन गलत हुआ मार्क्स वगैरह जोड़ने में। बचे 3.5 घंटा में आपको सब कुछ एनालाइज करना है कि लेट से जो आपका सही हुआ उसमें भी से भी कुछ ऐसे सही हो गया होगा जो आपको सही से नहीं पता होगा, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा तुक्के में ही सही हो गया होगा, तो वहाँ पे भी आपको नॉलेज बढ़ाना है, तो वो नॉलेज लेना। जो गलत हुआ तो वहाँ पे भी आपको कुछ नॉलेज आपको बढ़ाना होगा, तो वो आपने मतलब पीछे से जो एनालिसिस है वो आपने पढ़ लिया। और जो मेन आपको जो फोकस करना है वो है कि जो आपका गलत हुआ वो कैसे सही हो सकता था, आप क्या सोचते, क्या लॉजिक लगाते, क्या गड़बड़ी हो रही है, कि आप कम टाइम दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, सारे सवाल को आप प्रोपोर्शनेट टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड में भसड़ में आप कर रहे हैं, या फिर कुछ सवाल आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब गड़बड़ी क्या है कि आपका मार्क्स आपके नॉलेज के मुताबिक क्यों नहीं आ पा रहा है। मे भी हो सकता है आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करते होंगे तो आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, मे भी हो सकता होगा कि आप प्रेशर वाले सिचुएशन में आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे होंगे, या मे भी हो सकता है कि आप एंड में क्या होता है कि जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको अच्छे से नहीं पता है, लेकिन हाँ उसमें क्या होता है कि आपको सही आंसर निकालना है ना, भले आप स्मार्ट गेस वर्क कर रहे हो लेकिन आपको टाइम देना पड़ता है। तो हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम दे देते होगे कि लेट से मतलब नहीं बनता है, जिसके चलते आप एंड में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन के लिए आपको कम टाइम बच रहा होगा, कम टाइम के चलते आपको वो सवाल गलत हो रहा हो। तो टाइम मैनेजमेंट में भी हो सकता है सही नहीं हो, मे भी आप ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, मे भी होगा कि सिली मिस्टेक ज़्यादा हो रही है, मे भी ये हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि हाँ आप ये आप मार्क करते हैं, लेकिन फाइनली आप मार्क नहीं कर रहे हो, बाद में वो लगता है कि हाँ मैं जो सोचा था उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आ रहा था। तो वो वाली सिचुएशन, या फिर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा, या फिर लेट से आपको बाद में लगता होगा कि अच्छा ये आंसर तो ऐसे निकल सकता था, वहाँ मैंने क्यों नहीं सोचा। तो मे भी आपकी स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स उतनी डेवलप नहीं हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट हो गया, प्रेशर वाले सिचुएशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, स्मार्ट गेस वर्क की स्किल्स ज़्यादा डेवलप नहीं है, या फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर कुछ एरियाज आपका अभी भी वीक रह गया है। तो जो भी आपको एनालाइज करके आपको मिलेगा कि आपकी कमी कहाँ रही है, फिर फाइनली उसमें आपको पता चल गया एक बार, उसके बाद है कि आप फर्दर की आगे की तैयारी वैसे कर सकते हो। और इनफैक्ट आगे के टेस्ट कुछ जो आपको गलती पता चली तो उसके मुताबिक आगे के टेस्ट पेपर्स भी वैसे हैंडल कर सकते हो ताकि आपके मार्क्स बढ़ जाए। तो आपकी वो गलती कहाँ पे है अटेम्प्ट करने, वो आपको पता चलना चाहिए। जो कॉमन जो गलती होती है वो मैं बताता हूँ, इनलिस्ट कर देता हूँ कि ताकि आपको हेल्प मिल सके। एक गलती होती है कि लोग अटेम्प्ट बहुत कम करते हैं, 80 के नीचे का अटेम्प्ट कोई अच्छा अटेम्प्ट नहीं है, क्योंकि नॉलेज पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो नॉलेज से अगर 40 से 50 सवाल से ज़्यादा ना किसी को नहीं आता है, पूरा का पूरी अगर प्रीलिम्स की जो जनता बैठी हुई है 4 से 5 लाख की, 40 से ज़्यादा सवाल ना किसी को नहीं आना है। उसके बाद खेल वही होता है, अगर हाँ 40 सवाल जो ईजी है या ईजी टू मॉडरेट है वो आपको आता है तो आप रेस में हो। अब फाइनली आप क्लियर करोगे नहीं क्लियर करोगे वो डिपेंड करता है, जो सवाल आपको नहीं आता है उसमें आप कैसे परफॉर्म करते हो। तो उसमें परफॉर्म करने के लिए आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि लोग अटेम्प्ट तो करते हैं लेकिन जो सवाल आपको आधा अधूरा आता है वहां पे आपको टाइम सही से देना होगा, क्योंकि वहां पे आपको सोचना पड़ेगा। तो आप वो टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि सही से कि नहीं। तीसरा हो गया वो प्रेशर वाले सिचुएशन आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि होता क्या कि लास्ट का जो 15 मिनट होगा वहां पे आप 15 सवाल अटेम्प्ट कर रहे होगे, लगभग लगभग 15 सवाल तो कर ही रहे होगे। और वो 15 सवाल का सही या गलत होना, उसमें कितना सही गलत होना वो काफी क्रिटिकल होता है। तो वो एकदम प्रेशर वाले सिचुएशन को आप कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा फिर उसके बाद जो दिक्कत होती है वो होती है कि आप स्मार्ट गेस वर्क की स्किल कितनी ज्यादा आपकी डेवलप है। अब पांचवा होता है कि आपका कॉन्फिडेंस है कि नहीं है उतना। और छठा हो गया कि आपका कोई जो इंपॉर्टेंट एरिया कोई वीक तो नहीं रह गया है। फॉर एग्जांपल जैसे आप बोल रहा हूँ, अगर लेट से आप 80 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप भाई साहब आपका गेम ऐसे ही निगेटिव है, मतलब कि आप सही स्ट्रेटेजी नहीं है आपकी। 80 प्लस अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको मार्क्स बढ़ाने तो अटेम्प्ट भाई साहब ज्यादा करना होगा। तो
पहली बात अटेम्प्ट ज्यादा करना है, और जितना अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें सही भी ज्यादा करना है। तो पहली बात तो आपको अटेम्प्ट तो ज्यादा करना ही होगा। अब सही हो रहे नहीं हो रहे हैं तो बात की बात है, तो आपको अटेम्प्ट बढ़ाना होगा। अब सही कैसे हो सकते हैं, एक तो आपको वो स्किल्स डेवलप करनी होगी, और सब सवाल को बराबर बराबर का टाइम देना होगा। तो स्किल्स डेवलप कैसे करोगे, तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। टाइम बराबर कैसे देना है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। मैं करता था कि हर 15 मिनट में लगभग 25 सवाल देखता था, फर्स्ट आवर में भी और फिर सेकंड आवर में भी। तो लगभग लगभग सबको बराबर टाइम मिल जाते थे, और फिर लगभग देख लिया था कि हाँ जो जो 3 स्टेटमेंट वाले सवाल हैं तो उसको थोड़ा ज़्यादा देता था, जो सिंगल लाइनर उसको थोड़ा कम देता था, कि प्रोपोर्शनेट टाइम मिल जाना चाहिए। ये मेरे को बाद में नहीं एहसास होना चाहिए कि हाँ ये सवाल अगर हल्का से ज़्यादा सोच लिया होता है, टाइम दे दिया होता तो सही हो जाता। वो काम नहीं करना। तो आपको प्रोपोर्शनेट टाइम भी देना होगा हर सवाल को, जो जितना टाइम मांगता है। ये नहीं होना चाहिए कि एक सवाल को सही कर लिया लेकिन इतना टाइम दे दिया कि जिसके चलते आप थोड़ा कम टाइम देते तो आपका बाद बाकी एक दो सवाल भी सही हो सकता। तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंड में प्रेशर इंपॉर्टेंट, प्रेशर मैनेजमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लास्ट का 15 मिनट भसड़ वाला होता है, आपका दिमाग एकदम प्रेशर कुकर बन चुका होता है। अब वहां पे क्या है कि उस सिचुएशन में अगर आप ऐसा किए हो कि लेट से आप 15 जो सवाल एंड के 15 मिनट में अटेम्प्ट करोगे वो वही होगा जो आपको कुछ नहीं पता है, हल्का हल्का आइडिया है बेसिकली, लेकिन आपको हाँ 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में आपकी गेम फंसी होगी। तो अगर आपने ऐसे सवाल प्रैक्टिस किए हो जिसमें 15 सवाल हो, जिसमें आपको एक भी नहीं आता हो, और उसमें भी 15 मिनट में आपको एकदम कूल माइंड के साथ आप प्रैक्टिस की हो, लेट से अगर आपने बिफोर प्रीलिम्स, तो आपका वो लास्ट 15 मिनट के लिए आप एकदम कानून तैयार हो गए कि वहां पे आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। वो हैंडल करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिलीव मी, क्योंकि वो 15 सवाल में किसी के होंगे जो 4-5 ही सही होंगे, किसी के 6-7 भी 8 भी सही हो जाएंगे, तो वही 3 जो एक्स्ट्रा सही करके वो 10 मार्क्स निकाल रहा है। और स्पेशली वो आईएफएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला प्रेशर वाला सिचुएशन हैंडल कर पाते हो कि नहीं, क्योंकि यही वाला प्रेशर होता है जो आप इंटरव्यू में फेस कर रहे होगे। तो एक बार प्रेशर हैंडल करने की वो स्किल आ जाती है तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब बहुतों का होता है कि स्किल्स होती है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप 900 सवाल जो प्रीवियस ईयर के कर रहे हो उतना ही कर लिए तो आपकी स्किल्स डेवलप हो जाती है। बहुत को ये होता है ना कि कर सकते हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक। तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सही में कर रहे होगे, प्रैक्टिस कर रहे होगे, वो करते जाओगे तो धीरे धीरे आ ही जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ लाना बहुत जरूरी है। और बहुतों में होता है कि कुछ कुछ एरिया वीक रह जाता है। भाई साहब आपका रिवर्स सिस्टम अगर इंडिया का अगर सही से नहीं किया, वो एरिया वीक है ना, या फिर लेट से अगर आप नेशनल पार्क्स पढ़ के नहीं गए हो, ये सब ऐसा एरिया है यूपीएससी एक सवाल पूछेगी, एक सवाल रिवर्स पे आना, एक सवाल रिपोर्ट्स में आना, एक सवाल नेशनल पार्क्स में आना। ये सब वैसे एरिया है कि एक सवाल आना ही है। ऐसे 20 एरियाज होंगे जिसमें यूपीएससी अगर 16-17 एरिया हर बार टच करती है। जैनिज्म पे एक आना है, बुद्धिज्म पे एक आना है, रिवर सिस्टम पे एक आना है, माउंटेन्स पे एक आना है, नेशनल पार्क्स पे एक आना है, टाइगर रिजर्व पे एक आना है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक आना ही आना है। किस क्या करने से फिस्कल डेफिसिट कम होता है, क्या करने से करेंसी स्ट्रांग होता है, वीक होता है। ये सब ऐसे एरिया है कि ये रिपोर्ट्स हो गया, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, ये सब ऐसे एरिया 10 मैंने तो ऐसे बता दिए, इसमें सवाल आना ही आना है। तो वो एरिया आपका वीक नहीं होना चाहिए। तो बहुतों का होता है कि हाँ काफी पढ़ चुके हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इनमें से एक दो एरिया वीक रह गया। तो यही 6 एरियाज होते हैं। तो आप मेनली आप जो आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि हाँ इन 6 में से आपका कोई सिनेरियो होगा, तो वो देख लीजिए कि आपका मतलब कौन कौन सा इसमें से आपका सिचुएशन है। फिर उसके बाद उस आगे की तैयारी उसी के मुताबिक होनी चाहिए, और आगे का जो टेस्ट पेपर देंगे वो भी उसी मुताबिक आपको देना है कि अच्छा आपको पता है कि टाइम आप सही से नहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं, या फिर प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं करते हैं, या फिर आपकी वो स्किल्स डेवलप है लेकिन लेट्स से कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपकी स्किल्स ही डेवलप नहीं है। तो क्या क्या आपका सिनेरियो है, एक बार आपको पता लग जाएगा, फिर उसके बाद काफ़ी ईजी हो जाता है। उसके बाद एक बार पता लग गया तो आप वही चीज़ 10 मॉक टेस्ट पे कर लेंगे ना, तो फिर आपको वो चीज़ भी डेवलप हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो एक बार पता करना है 2-3 टेस्ट देके, और फिर एक बार आपको वीक एरिया पता चल गया तो उसके बाद वही अप्लाई करना है कि ताकि वो चीज़ आपकी डेवलप हो जाए। और फिर वो 10 मॉक टेस्ट भी मोर देन इनफ होता है। तो जल्दी आपको पता चल जाए और जल्दी आप वो डेवलप कर लो। और 35 से टेस्ट अगर दे दियो जिसमें 22-23 सेक्शनल होगा, 12-13 फुल लेंथ होगा, दैट इज मोर देन इनफ। इतना करने के लिए मैंने उतना काफ़ी होता है। तो मैंने मॉक टेस्ट के बारे में डिटेल में अच्छे से बता दिया कि लेट से क्यों देना है, कितना देना है, किस कोचिंग का देना है, स्कोर कितना होना चाहिए, लो मार्क्स है तो क्या करना है, या फिर आपको कितने टाइम हर मॉक टेस्ट में देना चाहिए। तो रफली मैंने कंप्रिहेंसिव वे में इसको कवर कर दिया है। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी आइडिया, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डेफिनेटली डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है डेफिनेटली मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जो भी मेरा इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो था तो उसकी जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे है, तो डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल। और कोई भी अगर डाउट है तो डू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।